हाय एवरीवन। तो रिसेंटली अश्नीर ग्रोवर जो कि भारत पे के को फाउंडर भी रह चुके हैं, उनका एक ट्वीट बहुत वायरल हो रहा है। ये देख सकते हैं आप। तो ये ट्वीट रिजल्ट है एक केस का जो कि भारत पे ने किया है इनके खिलाफ। तो ये पूरा जो केस है इसको थोड़ा शुरू से समझते हैं। डीमोनेटाइजेशन के बाद मार्केट में कैश ट्रांजैक्शंस पे काफ़ी लिमिटेशंस था और यही सिचुएशन में मार्केट में एक के बाद एक एंट्री हुआ अलग अलग पेमेंट गेटवे कंपनीज का, जो कि मोबाइल वॉलेट्स था और डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशंस था। पेटीएम तो पहले से ही था और जो कि डीमोनेटाइजेशन के बाद मल्टीफोल्ड ग्रो किया, पर उसके पीछे पीछे और भी काफ़ी सारे कंपनीज आ गए, जैसे फ़ोन पे, फ्रीचार्ज, मोबीक्विक, अलग अलग कंपनीज लॉन्च हो गया यहाँ पे। ये सब कंपनीज हर दुकान पे या पेट्रोल पंप पे या हर एक मर्चेंट्स पे जहाँ पे कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो सकता है वहाँ पे अपना क्यूआर लगाते थे, ताकि कोई कस्टमर आए तो वो डायरेक्ट क्यूआर स्कैन करके अपने मोबाइल से पेमेंट कर सकते थे। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम था, ये सारे कंपनीज के लिए मर्चेंट को अलग अलग क्यूआर कोड रखना पड़ता था, क्योंकि हर एक मर्चेंट का क्यूआर दूसरे मर्चेंट के थ्रू यूज नहीं हो सकता था। और यहाँ एंट्री होता है भारत पे का, जो कि शाश्वत नकरानी और अश्नीर ग्रोवर ने मिलके 2018 में लॉन्च किया था। लॉन्च होते ही भारत पे ने पूरा मार्केट को डिसरप्ट कर दिया। अब ये काफ़ी वास्ट टॉपिक है कि भारत पे ने कैसे मार्केट को डिसरप्ट किया, भारत पे का रेवेन्यू मॉडल क्या था, उसका बिजनेस स्ट्रेटेजीज क्या था। ये काफ़ी बड़ा मॉडल है। अगर आप चाहते कि हम इसमें एक डिटेल वीडियो बनाएं तो आप कमेंट में बताइए। वी विल डेफिनेटली मेक अ डिफरेंट वीडियो ऑन दैट टॉपिक। बट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बताएं कि भारत पे ने आते ही मार्केट में काफ़ी बोल्ड कुछ स्ट्रेटेजीज लिया और कुछ इनोवेटिव डिसीजंस लिया। जैसे कि सब प्लेयर जब अपना फोकस रखता था जो कस्टमर्स है, जो पे करता है उनके ऊपर, यूजर्स है उनके ऊपर, भारत पे अपना पूरा फोकस रखा मर्चेंट्स के ऊपर। जबकि उस टाइम के बड़े कंपनी जैसे पेटीएम 1.5 से 2% चार्ज करते थे एज अ कमीशन पर ट्रांजैक्शन, भारत पे ने पूरा कमीशन मॉडल ही खत्म कर दिया, फ्री कर दिया सब कुछ। लेकिन वो हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा आज का टॉपिक है स्कैम क्या हुआ है। अब स्कैम ये हुआ है कि सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा था। भारत पे के जो फाउंडर पोस्टर बॉय अश्नीर ग्रोवर, वो अपना शार्क टैंक इवेंट में भी आए थे, काफ़ी पॉपुलर हो रहे थे। बट यहाँ पे कुछ ऐसा होता है जिससे अश्नीर को बहुत ज़्यादा नेगेटिव पब्लिसिटी और हेट मिलने लगता है। उनका एक ऑडियो क्लिप वायरल होता है जिसमें यह बताया जाता है कि अश्नीर एक बैंक एम्प्लॉय को थ्रेट करते हैं, अब्यूज करते हैं, यहाँ तक के फेक एनकाउंटर में जान से मरवा देने की धमकी भी दे रहे हैं। अब ये बैंक एम्प्लॉय का गलती क्या था? ये बैंक एम्प्लॉय का गलती ये था कि अश्नीर भाई को कोटक बैंक से 500 करोड़ का लोन चाहिए था नाइका के आईपीओ में लगाने के लिए, जो कि ये बंदा अरेंज करके नहीं दे पाया। अब देखो, आपको मेरे को 2-2 लाख के लोन के लिए जूते घिसवाने पड़ जाते हैं और इनको 500 करोड़ रुपया आईपीओ में फटका खेलने के लिए मिल जाते हैं, वो भी फ़ोन पे। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, अश्नीर ने तो ये चीज़ को पूरा डिनाई कर दिया। ही सेड ये एक फेक है, इसमें मैं हुई नहीं। अब बड़ा आदमी है, उनकी बात मान लेते हैं कि हो सकता है फेक है, बट आवाज़ तो सिमिलर लग रहा है और बातों से और जैसे लैंग्वेज और वर्ड्स वो यूज़ कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा सिमिलर लग रहा है। बट क्योंकि हम इसको वेरीफाई किए नहीं, हम उनकी बात मान लेते हैं। बट इसके तुरंत बाद कोटक ने एक स्टेटमेंट जारी किया जिसमें उसने बताया कि वो अश्नीर के अगेंस्ट लीगल स्टेप्स लेंगे अपने एम्प्लॉय को थ्रेट या अब्यूज करने के लिए। अब इसका मतलब ये तो है कुछ तो कहानी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फेक है। अब ये ऑडियो वायरल होने के बाद एक सोशल आउटरीच हो जाता है और अश्नीर को काफ़ी हेट मिलने लगा। अब इसी दौरान कुछ और खुलासा भी होता है। भारत पे की तरफ से एक न्यूज़ सामने आता है जहाँ पे माधुरी जैन ग्रोवर, जो कि अश्नीर ग्रोवर की वाइफ भी है, उनको सैक कर दिया जाता है फिनेंशियल इरेगुलरिटीज़ के कारण से। अब इसके साथ साथ ही बहुत सारे चीज़ सामने आने लगे। अश्नीर भाई और उनकी वाइफ माधुरी जी दोनों ने ट्विटर पे अपना अपना पॉइंट रखा, अलग अलग चीज़ बताया, बट कभी भी उन्होंने ये नहीं बताया कि ये सब एलिगेशन फेक है या हमने ऐसा कुछ किया नहीं है। पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने अलग अलग सिचुएशंस को रेज करके अलग अलग तरीके से अपने ही को फाउंडर्स को, अपने ही मेंबर्स को अब्यूज़ करने की कोशिश किया, उनको गलत प्रोजेक्ट करने का कोशिश किया।
अब आते हैं पॉइंट पे, ये जो फिनेंशियल इरेगुलरिटीज था ये क्या था? मेनली 3 पॉइंट था। नंबर 1 है, माधुरी जैन ग्रोवर ने, जो कि कंपनी के हेड ऑफ कंट्रोल भी थे, उन्होंने बहुत सारे फेक एम्प्लॉयमेंट कंसल्टेंसी को करीब करीब 50 करोड़ रुपया कंपनी का फंड गलत तरीके से पे कर दिया था, जो कि कंपनी का फंड एक तरीके से चोरी किया गया था। अब होता क्या है, ऐसी बड़ी कंपनीज को जहाँ पे बहुत सारे लोग रिक्रूट होते हैं, वहाँ पे अलग अलग जॉब कंसल्टेंसीज के थ्रू जो रिक्रूटमेंट को आउटसोर्स किया जाता है। अब ये आउटसोर्सिंग प्रोसेस जो है, उनमें जनरली प्रोसेस ये रहता है कि एक थर्ड पार्टी जॉब कंसल्टेंसी बंदे ढूंढ के कंपनी को देता है, बदले में उनको एम्प्लॉय के सीटीसी के अराउंड 8 to 10% एज अ कमीशन मिलता है। यहाँ पे भी मिला है, बट यहाँ पे क्या है, ये जो कंपनीज है वो ही फेक है, उनका एग्जिस्टेंस ही नहीं है, उनको एक फेक कंपनीज के फेक कंसल्टेंसी बनाया गया है। अब सीन ये होता है कि इनमें से ज़्यादातर कंपनी है पानीपत से, या तक कि ऐसे भी तो है 3 ऐसे कंपनी है जो सेम डिटेल्स में, सेम कॉन्टैक्ट नेम से, सेम एवरीथिंग सेम, एड्रेस भी सेम, और ये तीनों कंपनी भी कहाँ से है, वो एड्रेस पानीपत का है, और ये पानीपत है माधुरी जैन ग्रोवर का होम टाउन। और बहुत सारे रिपोर्ट्स में तो ये भी क्लेम किया गया है कि माधुरी जी के फैमिली एंड उनके रिलेटिव्स भी इन्वॉल्व है इसके अंदर, और उनके थ्रू ही ये स्कैम हुआ है। सेकेंड एलिगेशन ये है कि इन्होंने कंपनीज के फंड अपने वेकेशन के लिए यूज़ किया है, मतलब फैमिली के साथ वेकेशन पे गए और कंपनी के पैसे यूज़ कर लिए, क्योंकि अपने पास एक्सेस है, अपने पास पावर है खुद अरबपति, करोड़ों के अरबों की मालिक है, लेकिन अपने फॉरेन वेकेशन के लिए फैमिली के साथ जो वेकेशन है, पर्सनल प्लेजर वेकेशन, उसके लिए भी कंपनी का फंड यूज़ करना है। और अब तीसरा एलिगेशन ये है, ये तो बहुत फनी है, इन्होंने अपने पर्सनल कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स के लिए भी कंपनी के फंड्स का मिसयूज़ किया है। और इसके बाद माधुरी और अश्नीर की तरफ से ट्विटर बाजी, सोशल मीडिया बाजी, ये सब तो चल ही रहा था, लेकिन जैसे ही अश्नीर को पता चला कि ये सब जो एलिगेशंस हैं इनके प्रूफ्स हैं और वो सब कुछ बोर्ड के सामने पेश किया जाएगा, इन्होंने बोर्ड से इस्तीफा दे दिया। भारत पे ने बदले में क्या किया, भारत पे ने उनको सारे पोजीशन से, एज अ एम्प्लॉई, एज अ को फाउंडर, एज अ बोर्ड मेंबर, सब पोजीशन से उनको सैक कर दिया, और उनका अराउंड 1.4% स्टेक, जो कि तब अराउंड 300 करोड़ वैल्यूएशन पे था, उसको भी होल्ड कर लिया। अब कहानी यहीं पे ख़त्म हो सकती थी, बट बात अरबों खरबों रुपयों की है। तो अश्नीर भाई ने भी एक चाल चला, उन्होंने एक स्ट्रैटेजी लिया। उन्होंने भारत पे को बताया कि देखो, मेरा जो अराउंड 10% के आसपास स्टेक बचा है वो ले लो, बदले में मुझे 4000 करोड़ रुपया दे दो, बात को रफा दफा करो, साथ में मुझे एक इंडेमनिटी भी दे दो कि आगे जाके कुछ भी होता है या पुराना कुछ भी सामने आता है, उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। भारत पे ने बोला अच्छा ठीक है, तुमने ये प्रपोजल दिया और हमारा रिप्लाई ये है, बाहर में जाओ। बेसिकली भारत पे ने ये एक्सेप्ट किया ही नहीं, एक्सेप्ट करने के पोजीशन में थे भी नहीं, 4000 करोड़ देने के सिचुएशन में थे भी नहीं। तो यहाँ से अब नेगोशिएशन शुरू हुआ, अलग अलग टर्म्स पे, अलग अलग लेवल्स पे नेगोशिएशंस होने लगे। जनरली ऐसे बड़े केसेस नेगोशिएशन से ही और आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट ही होता है, हम लोगों ने देखा है, जनरली बड़े चीज़ें बाहर ही सेटल हो जाता है। तो यहाँ पे भी ये सब डिस्कशन चल रहा था। इन द मेन टाइम भारत पे ने PwC को इन्वॉल्व कर लिया ऑडिट के लिए। अभी PwC का ऑडिट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि एज पर भारत पे का जो फंडामेंटल पॉलिसी है उसके हिसाब से अगर किसी फाउंडर को सिस्टम से बाहर होना है या करना है तो बिग 4 के थ्रू कंपनी का ऑडिट कराना पड़ेगा। और ये बिग 4 कंपनीज में PwC भी आता है, जैसे डेलॉयट भी आता है। अब यहाँ PwC अपना ऑडिट कर रहा था, पैरेलली नेगोशिएशंस भी चल रहे थे, और ये सब चल रहा है मार्च 2022 से, और फाइनली दिसंबर में आके भारत पे ने अश्नीर के ऊपर केस कर दिया। अब अश्नीर का जो रिप्लाई है या उनका जो एटीट्यूड है, उससे ये तो समझ में आ रहा है कि वो बहुत ज़्यादा वरीड है नहीं, उनके पास भी अपना तरीका है इसको फाइट करने के लिए, इसको हैंडल करने के लिए। बट चीज़ ये है कि ये फाइट जितना आगे बढ़ेगा, लॉस दोनों पार्टी को ही है, फिनेंशियली भी है, रेपुटेशन वाइज भी है। हालांकि ऐसे बड़े लोगों को या बड़े केसों में जनरली रेपुटेशन की फ़र्क पड़ता नहीं है, फिनेंशियल एस्पेक्ट्स आर मोर इम्पोर्टेंट, बट इसमें दोनों पार्टीज अफेक्टेड होंगे। अब देखते हैं ये केस किस डायरेक्शन में जाता है। मेरा अंडरस्टैंडिंग जो है ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट ही होगा,
और उसमें से एक विन विन सिचुएशन निकल के आएगा जिसमें से दोनों एक सेटलमेंट की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। ये था अपना आज का डिस्कशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपका कुछ सजेशन है, कुछ फीडबैक है तो वो कमेंट पे लिख के ज़रूर बताइए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।